हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2023 और इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी उसका ये पार्ट 18 है। और इस पार्ट्स में हम 2022 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो 2022 में मल्टीपल शिफ्ट में पेपर 1 का आपका एग्जाम हुआ था, तो वहीं से ये सारे क्वेश्चन जो है आपको कवर कराए जा रहे हैं, जैसे कि आपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बोला था कि सर 2022 के क्वेश्चन को कराया जाए। अब देखिए ये बेनिफिट आपको कैसे करेगा। आपको करना क्या है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वैसे तो विथ डिटेल्स के साथ मैं कराऊंगा, जो क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको भी बताने का प्रयास करूंगा। तो मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर बताने का प्रयास करना है। आप प्रयास करिएगा, गलतियां होंगी कोई बात नहीं, जब इंसान प्रयास करता है तभी गलतियां होती हैं। जो इंसान प्रयास ही नहीं करता उनसे गलतियां क्या होगी, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और जिसने गलतियां की उसी ने सीखा है। ऐसा नहीं है कि बिना गलती किए बहुत सारे लोगों ने सीख लिया। बहुत बड़े बड़े इनोवेशन भी हुए हैं तो बहुत गलतियों के बाद वो इनोवेशन हुआ है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सारा कुछ सही हो गया है। तो उम्मीद है कि बातों को आप समझ पा रहे होंगे और इसके साथ ही साथ जो है आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को कवर किया होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को विथ डिटेल्स के साथ सॉल्व करिए। 2020 के बाद जितना भी पेपर आपका हुआ है पेपर 1 का, इससे आपको पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 261, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 260 तक क्वेश्चन को कवर किया था। अब उसके आगे से हम क्वेश्चन कवर करेंगे और ये क्वेश्चन आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग से यहाँ पर लिया गया है, LR। और देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि जब किसी प्रस्तुत घटना में विरोधाभास का समाधान करने के लिए किसी अप्रत्यक्ष तथ्य को अनुमानित किया जाता है, तब अद्वैतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण का उपयोग किया जाता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे। वो जमाना गया जब बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्थपति, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए वीडियो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, ऑप्शन भी बताऊंगा और राइट आंसर भी बताऊंगा। और मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए, जब किसी प्रस्तुत घटना में विरोधाभास का समाधान करने के लिए किसी अप्रत्यक्ष तथ्य को अनुमानित किया जाता है, तब अद्वैतों के अनुसार अर्थपति प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। यह भारतीय दर्शन में ज्ञान के 5 साधनों में से 5वां आपका होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति दुनिया का सटीक ज्ञान प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के तौर पे मोहन ताकतवर है, वह दिन में कसरत नहीं करता है, इसलिए वह रात में कसरत करता होगा। तो जाहिर सी बात है कि मोहन ताकतवर है लेकिन वो दिन में कसरत नहीं करता, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कसरत करता ही नहीं। अगर कसरत वो करेगा नहीं तो वो ताकतवर कैसे होगा। तो हो सकता है वो रात में कसरत करता हो, मेहनत करता हो। तो ऐसा नहीं कि दिन में जो छात्र नहीं पढ़ते हो तो वो रात में नहीं पढ़ते हो। अगर वो सफल हो रहा है अपने जीवन में तो जरूर वो मेहनत कर रहा हो, आपकी नज़रों में नहीं कर रहा हो लेकिन वो जरूर मेहनत करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर। अगर आपने भी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 262 और ये क्वेश्चन आपका पीडी वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया, यानी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से। अब देखिए इसमें पूछा गया जरा आप सभी से कि नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट के निम्नलिखित घटकों को उनके पाए जाने के बढ़ते क्रम में रखना है आपको। तो नगर पालिका के जो ठोस अपशिष्ट निकलते हैं, यानी कि जो हर एक शहर होता है वहाँ से ठोस कचरा जरूर निकलता है, तो वहाँ पर उन घटकों में पाए जाने वाले जो अपशिष्ट हैं, ठोस अपशिष्ट, उनको क्रम से आपको लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अपशिष्ट आपको दिए गए, इनको क्रम से लगाना है। क्रम से मतलब बढ़ते हुए क्रम का मतलब आपका कम से ज़्यादा की तरफ आपको आगे बढ़ना है। और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो आप इसका राइट आंसर जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला जो आपका हो जाएगा, मैं एक नंबर ऐसे लिख के यहाँ पर कर देता हूँ। पहले तो आपका टेक्सटाइल यानी वस्त्र भी आपका, जैसे खराब कपड़े जो होते हैं वो भी ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आपका आता है, जो आप यूज नहीं करते हो, फेंक देते हो। आप जो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ होते होंगे या इधर उधर कचरा आप देखने को आपको मिल जाता होगा। फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा टीन कैन, यानी टीन के जो डब्बे होते हैं जिसमें थम्स अप, पेप्सी और भी कई सारी चीज़ें उसमें आती है, ड्रिंक जो लेते हैं लोग। और उसके बाद से तीसरे नंबर पे आपका यहाँ पर आ जाएगा धूल और राख। और उसके बाद से आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा यहाँ पर फूड यानी भोजन। और आपका पहले नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी, पाँचवें नंबर पे आपका आ जाएगा कागज और कार्डबोर्ड। तो नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट जो निकलते हैं तो उनमें जो घटक पाए जाते हैं उनका यहाँ पर बढ़ते क्रम में जो है क्रम मैंने बताया है, जो कि आपका ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इसे परसेंटेज में डिवाइड करना चाहें, यानी किसी शहर से जो ये ठोस अपशिष्ट निकल रहे हैं तो अलग अलग इनको परसेंटेज में अगर आप निकालना चाहें तो सबसे जो है आपका कम शीशा होता है, लेड, जो कि इसमें दिया नहीं गया है, वो आपका 4.5% आपका होता है। फिर उसके बाद से लकड़ी के जो अपशिष्ट होते हैं वो भी ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं, तो वो आपका 6.2% आपका हो जाएगा। उसके बाद से रबर, चमड़ा और वस्त्र जो कि आपका दिया गया वो 9% आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर टीन के बने जो डिब्बे और केन होते हैं वो 9%, 9.1% आपका हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ प्लास्टिक के जो कचरे निकलते हैं जिसमें प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बोतलें, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, वो 12.8% आपका होता है। फिर उसके बाद से बागानी काट छाट यानी धूल और राख जो आपका होता है 13.5% होता है। भोजन का जो अपशिष्ट होता है 14.6%। और सबसे ज़्यादा जो आपका होता है वो कागज़ और कार्डबोर्ड का जो अपशिष्ट होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, कितना, 27% आपका यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये क्रम आपको याद रखना है। उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 263 और ये क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया गया। इस तरीके का प्रश्न बहुत कम ही देखने को मिला, लेकिन 2022 में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो जो विद्यार्थी टेट, सीटेट और टीचिंग की तैयारी करते हैं, टीचिंग वाले एग्जामों की, उनको इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पता होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, आप अपना आंसर बताइएगा, मैं अभी आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। क्रिया प्रसूत अनुकूलन की खोज थर्नडाइक ने की थी, यानी एक सिद्धांत है, क्या इस सिद्धांत की खोज या इस सिद्धांत को थर्नडाइक महोदय ने दिया था। कथन दूसरा बोला जा रहा है क्लासिकल अनुकूलन की खोज इवान पॉलोव ने किया था। तो अब इन दोनों कथनों को आपको समझ लेना है और समझने के बाद आपको ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिया प्रसूत का जो अनुकूलन सिद्धांत है वो स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया था और थर्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। ये सभी अधिगम से संबंधित आपके सिद्धांत है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर आप मतलब ये प्राइमरी लेवल पे जो टीचिंग होती है, अधिगम होता है, उससे संबंधित यानी लर्निंग कैसे करना संबंधित सिद्धांत है। और कथन दूसरा जो है आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। क्लासिकल अनुकूलन की खोज जो है इवान पॉलोव के द्वारा इस सिद्धांत की गई थी। तो अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर बताया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 264 और ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के लिए भौतिक वातावरणीय बाधा है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। और ऐसे क्वेश्चन पीछे भी मतलब विगत वर्षों में जो आपके पेपर हुए वहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे और ये 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था पेपर 1 का, वहाँ पर भी ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अब देखिए सबसे पहला है आपका सांस्कृतिक, बी है आपका व्यक्तित्व और यहाँ पर सी है सत्ता या प्राधिकार और डी है आपका टाइम यानी कि समय। तो इन चारों में से आप अपना राइट आंसर बताइए कि इन सभी विकल्पों में से कौन सा संप्रेषण के लिए भौतिक वातावरणीय बाधा है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो टाइम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका संप्रेषण के लिए भौतिक या वातावरणीय बाधा के रूप में इसको जाना जाता है। तो याद रखना है कि संप्रेषण में बाधाएं कुछ भी हो सकती हैं, यानी कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं या किसी से बातचीत करेंगे
वो संप्रेषण आपका व्यक्तिगत हो सकता है, सामूहिक हो सकता है। तो जब वैसी बातचीत आप करते हैं तो उसमें कई सारी बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं जो संदेश को प्राप्त करने और समझने से रोकती हैं, यानी जो श्रोता होते हैं उनको संदेश प्राप्त करने से क्या करती हैं, रोकती हैं। बाधा का मतलब यही आपको समझ में आ रहा हो कि कुछ रुकावट, ठीक है। और संप्रेषण में एक भौतिक बाधा मानव या प्राकृतिक द्वारा बनाया गया एक तत्व या कारक होता है, यानी एक तो मानव के द्वारा हो सकती है वो बाधा, जैसे कि दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं तो बगल में कोई शोर शराबा व्यक्ति कर रहे हैं जानबूझ के, तो वो भी एक बाधा होती है, तो वो मानव के द्वारा होती है। फिर उसके बाद से आपका यहाँ पर प्राकृतिक रूप से कि जैसे कम्युनिकेशन हो रहा है तो मौसम खराब हो गया और इसके साथ साथ तेज तेज हवाएं चलने लगी तो आवाज़ आपका सही से सुनाई नहीं देता किसी व्यक्ति को। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एक भौतिक बाधा मानव या प्रकृति द्वारा बनाया गया एक तत्व या कारक हो सकता है। और यहाँ पर कुछ भौतिक बाधाओं के अंतर्गत यानी वातावरणीय बाधा के अंतर्गत समय, स्थान, जगह, मौसम, ध्वनि ये सारी आ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी कमेंट बॉक्स में बताया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 265 और ये क्वेश्चन आपका पीडी वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है, पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए सोलर पॉन्ड्स के पीछे मुख्य अवधारणा क्या है, इन चारों विकल्पों में इसे बताना है। तो बेसिकली सौर ऊर्जा यानी जो सोलर एनर्जी होती है उसके भंडारण के लिए सोलर पॉन्ड्स के पीछे की अवधारणा या कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है तालाब में सतह से तल तक लवण के निश्चित कणों का पाया जाना, बी है आपका तालाब में बालू का पाया जाना, सी है आपका तालाब में सोलर सेल का पाया जाना और डी है तालाब की एक समान लवणता। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका तालाब में सतह से तल तक लवण के निश्चित कणों का पाया जाना। ये जो है आपका सौर ऊर्जा भंडारण के लिए सोलर पॉन्ड्स के पीछे के कॉन्सेप्ट या अवधारणा होती है। तो याद रखना है आपको कि एक सोलर पॉन्ड्स खारे पानी का मानव निर्मित पुल होता है जो उष्मा और बिजली का एक सतत स्रोत प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा को एकत्रित और संग्रहित करने का काम करता है। सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए सोलर पॉन्ड्स की मुख्य अवधारणा तालाब में सतह से तल तक लवण के निश्चित कणों का पाया जाना होता है और इसका उपयोग हीटिंग, पानी के विलवणीकरण आपका यहाँ पर होगा, विलवणीकरण और प्रशीतलन, सुखाने और ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ये जो आपके सोलर पॉन्ड्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल्स भी समझ में आए होंगे और आप सभी ने राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 266 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है और आईसीटी वाले यूनिट से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए सूची 1 में डिवाइसेज दी गई हैं और सूची 2 में उनके एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण दिए गए हैं। तो इन डिवाइस को उनके एग्जाम्पल के साथ आपको मैच करना है। देन उसके बाद से नीचे दिए गए इन कूट में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए, मैच करिए, देन उसके बाद से अपना राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर हम इसे मैच करते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या दिया गया डिवाइस में, तो डायरेक्ट डेटा एंट्री ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। जॉयस्टिक जो है यहाँ पर डायरेक्ट डेटा एंट्री आपका यहाँ पर होता है, यानी कि ये जो है इनपुट डिवाइस के रूप में आपका काम करता है। जैसे कि जो गेम खेलते हैं बच्चे जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो एक तरीके से इनपुट डिवाइस के रूप में आपका काम करता है। फिर बी जो आपका दिया गया निवेश युक्तियाँ, ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका मैच हो जाएगा पहले के साथ। यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी और आइडेंटिफिकेशन रीडर्स ये एक प्रकार के निवेश युक्तियाँ होती हैं। और निर्गत युक्तियाँ ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर चौथा के साथ मैच हो जाएगा। स्पीकर्स जो है क्या होते हैं, एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं। निर्गत युक्तियाँ का मतलब आउटपुट डिवाइस। फिर डी आपका डेटा बैकअप, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। डीवीडी क्या होता है आपका, एक प्रकार का डेटा बैकअप होता है जिसमें आप कुछ सीमित जो है डेटा रख सकते हैं जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म आपके लिए क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, किसका फुल फॉर्म आपको बताना है। मैंने कई बार आपको इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी बता रखा है। तो जैसे हमने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 267 और ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग से यहाँ पर लिया गया है
और देखिए ये अभिकथन और कारण के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कभी स्टेटमेंट्स के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, यानी कि दोनों कथन दिए जाते हैं, बस उसमें से आपको ये करना होता है कि दोनों कथन सही हैं या एक सही है, इस तरीके से आपको अपने आंसर का चुनाव करना होता है। लेकिन अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन में बहुत कुछ देखना होता है, यानी कि अभिकथन कारण सही और कारण अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरीके से। तो जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा इन तथ्यों से संबंधित, तो जाकर आप क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अभिकथन ए में बोला जा रहा है कि निष्कर्ष का सामान्यीकरण केवल मात्रात्मक अध्ययनों में संभव है। कारण बोला जा रहा है कि मात्रात्मक अध्ययनों में निगमनात्मक तर्कणा का उपयोग किया जाता है। आगमनात्मक निगमनात्मक के बारे में आपको पता होगा। उपयुक्त कथनों का अवलोकन करिए, देन उसके बाद से अपना राइट आंसर यानी ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर हो जाएगा। सॉरी, व्याख्या नहीं होगा, व्याख्या सही नहीं होगा, यहाँ पर मैंने टाइप किया, तो ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी अभिकथन कारण अपनी जगह ठीक है, लेकिन कारण जो अभिकथन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यानी कि निष्कर्ष का सामान्यीकरण केवल मात्रात्मक अध्ययनों में संभव होता है। आपका कोई भी निष्कर्ष जो है आप निकाल सकते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी करके या मात्रात्मक अध्ययन करके, और कारण जो है मात्रात्मक अध्ययनों में निगमनात्मक तर्कणा का उपयोग किया जाता है। निगमनात्मक का मतलब आपका होता है जिसमें रूल टू जो है आपका एग्जाम्पल के तरफ जाया जाता है, मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया रखा है, और आगमनात्मक में पहले एग्जाम्पल फिर उसके बाद रूल के बारे में बताया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 268, और ये क्वेश्चन आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाली यूनिट से पूछा जा रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला है 1985, बी है आपका 1992, सी है सन 2000 में, डी है आपका 2005 में। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपसे 2022 में पूछा गया, ऐसा नहीं कि ऐसा ये क्वेश्चन ईजी आपको लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में जो है अधिनियमित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और ये 28 नवंबर 2005 को भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, और 23 दिसंबर 2005 को भारतीय संसद के निचली सदन यानी कि लोकसभा द्वारा भी इसे पारित किया गया था। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में 11 अध्याय और 79 यानी 79 धाराएं हैं, और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भारत का जो है प्रधानमंत्री आपका होता है। तो ये भी आपको याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं, तो वो आपके देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो आपके होते हैं। तो ये 2005 में डेट आपको याद रखना है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 269, और ये क्वेश्चन आपका आईसीटी वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है। और देखिए इसमें पूछा गया है कि रिपीटर के बारे में नीचे कथन दिए गए हैं, जो रिपीटर होता है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनको जो है आपको पढ़ लेना है, और नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आपको याद रखना है कि रिपीटर एक प्रकार का डिवाइस या यंत्र होता है जो संचार के लिए काम में आता है, संचरण के लिए। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट भी क्लियर होगा। तो आप सभी राइट आंसर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा रिपीटर के बारे में। इसे सिग्नल को वर्धित करने के लिए संचरण प्रणाली में जोड़ा जाता है, और इसका उपयोग तार रहित प्रणालियों में भी किया जाता है। ये रिपीटर के बारे में आपका इन चारों कथनों में से आपका ये दो कथन सही हो जाएगा। याद रखना है आपको, रिपीटर एक प्रकार का यंत्र होता है जिसका प्रयोग या उपयोग संचरण को बढ़ाने हेतु किया जाता है, और यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ऑप्टिकल ट्रांसमिशन माध्यम पर डिजिटल सिग्नल प्राप्त करता है, और सिग्नल को माध्यम के अलग चरण के साथ जो है पुनः उत्पन्न करता है, ताकि सिग्नल लंबी दूरी तय कर सके या बाधा के दूसरे तरफ प्राप्त हो सके। रिपीटर के बारे में कुछ जो स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर दिए गए थे ए बी सी डी, उनमें से बी और डी आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 270। ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन वाले यूनिट से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण पुल टेक्नोलॉजी प्रारूप का उदाहरण है? ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। पहला है सोशल मीडिया साइटें, बी है सर्च करने पर ब्राउजर पर डिलीवर की गई वेबसाइटें, और सी है विज्ञापित की गई वेबसाइटें, और डी यहाँ पर है आपका वे वेबसाइटें जो सक्रिय नहीं है। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सर्च करने पर ब्राउजर पर डिलीवर की गई वेबसाइटें, ये जो है आपका संप्रेषण पुल टेक्नोलॉजी प्रारूप का एक एग्जाम्पल है। प्रौद्योगिकी में जो है पुल का अर्थ होता है नेटवर्क संचार की शैली में किसी अन्य प्रोग्राम या कंप्यूटर से डेटा का अनुरोध करना। ये जो है आपका पुल का यहाँ पर अर्थ होता है, ये याद रखना है। और दिए गए विकल्पों में से सर्च करने पर ब्राउजर पर डिलीवरी की गई वेबसाइट संप्रेषण के पुल टेक्नोलॉजी के प्रारूप के रूप में काम करती है। तो ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पर आज का ये जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। 10 क्वेश्चन हमने कवर किए। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आपने ईमानदारी पूर्वक अटेम्प्ट किया होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन का सही आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। और इसके साथ ही साथ जो मैं आपको डिटेल्स बताता हुआ चल रहा हूँ वो भी आपको क्लियर हो रहा होगा। और नहीं समझ में आए कुछ भी, आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको समझ में आ ही जाएगा, सबको कुछ न कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग भी कुछ काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, लेकिन हम प्रयास करते हैं उसे समझने का। तो नहीं समझ में आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उनको इससे हेल्प मिल सके। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कुछ और क्वेश्चन, चूँकि 2022 के ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ और पेपर भी मैं बता देता हूँ कब ये आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो 4 जनवरी 2022 को ये आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, पेपर 1 का। तो उसी पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं विथ डिटेल्स के साथ। और भी डिटेल्स चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन से जुड़े और भी डिटेल्स आपको बताए जाएं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि कैसा ये सेशन आपके लिए रहा है। इसके साथ ही साथ जो आपको मैंने बोला कि अगर अच्छा लगे तो हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के बाद जो है आप शेयर करें, जैसा कि मैंने बोला शेयर करेंगे तो दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कंटेंट को पाने के लिए अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करें तो सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। अगर हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई अपडेट जो है आप पाना चाहते हैं ऑथेंटिक वे में तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जॉब अपडेट के बारे में भी हम जानकारियाँ साझा करते हैं। और किसी और भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ न कुछ आपको यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।